अरे कुछ जैसा कि एक भिखारी को भी 300 रुपए का अगर कमाता है तो 90,000 होता है, तो उसको भी राशन नहीं मिला, मगर वो राशन कहाँ जाता है? ये सवाल मेरा बीजेपी सरकार से भी हुआ है। मगर आप लोग आंदोलन क्यों नहीं करते? इससे साफ जाहिर होता है कहीं कहीं ऐसा नहीं, कहीं कहीं चोर चोर मौसेर वाली भाई जैसी हाल तो नहीं है। आपकी चुप है। आप जैसा जज्बात अगर सारे पत्रकार रखने लगे ना तो देश की मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। आप जो जिस जज्बे के साथ सवाल पूछ रहे हैं उस जज्बे के साथ सब लोग अगर ज़मीन पर उतर आए ना तो बीजेपी वाले कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका जो वादा है और जो ये करते हैं उसमें इतना वाइड गैप है ना कि आप उसके सवाल के जवाब ये देंगे ही नहीं। ये आप डायरेक्ट सवाल मेरे से पूछ सकते हैं, सर मैं आपको बताता हूँ। अतुल भास्कर सर से कहा केंद्र सरकार में जो क्या जवाब मिला, उन्होंने बस माइक करके नो कमेंट करके चले गए। बस यही मैं बोल रहा हूँ। इसी जज्बात के साथ अगर सब लोग सवाल पूछे तो ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे और यही कट सकते हैं। कांग्रेस क्यों चुप है सर? आप अभी देखिए, जब गैस का सिलेंडर नहीं मिलता था तो बीजेपी वाले हंडा और गुंडा पूरा गैस का सिलेंडर लेके दौड़ते थे, मगर बीजेपी और कांग्रेस वाले क्यों चुप रहते? क्यों? अगर देखिए, कांग्रेस इस देश में संविधान लाई, हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं और हम लोग एजेंसीज का मिसयूज़ नहीं करते, हम लोग एजेंसी का दुरुपयोग नहीं करते, मीडिया वालों को धमकाते नहीं हैं, लोगों को सीबीआई और ईडी का डर नहीं दिखाते हैं, लोग चुप हो जाते हैं। आज तो सबसे बड़ा नहीं, आज सबसे बड़ा सवाल तो मीडिया के साथ है। नहीं सर, ईडी से नहीं, मेरा सबसे बड़ा सवाल मीडिया के साथ है कि यही सवाल जितने जज्बात के साथ आप पूछ रहे हैं, यही अगर हर नेता के सामने बीजेपी को पूछा जाए ना तो सब नो कमेंट्स करके निकल जाएंगे। आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। कांग्रेस के उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ उत्तर पश्चिम जिला कार्यालय का मालाडपुर में भव्य उद्घाटन संपन्न। मुंबई मालाडपुर स्थित कोकणी पाड़ा में कांग्रेस उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के उत्तर पश्चिम जिला कार्यालय का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष गिरीश चौबे द्वारा किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के मुंबई अध्यक्ष एवं मुंबई कांग्रेस उपाध्यक्ष अवनीश सिंह और उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्षा भावना जैन ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर अवनीश सिंह ने कहा कि नए कार्यालय के माध्यम से संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा क्षेत्र की जनताओं की समस्याओं का समाधान करने में सहायता होगी। कार्यक्रम में मुंबई कांग्रेस उपाध्यक्ष क्लाइव डायस, मुंबई कांग्रेस उपाध्यक्ष इंदु प्रकाश तिवारी, मुंबई कांग्रेस महासचिव संतोष सिंह, मुंबई कांग्रेस सचिव अनंत जाधव, महिला जिला अध्यक्षा सीमा सिंह, मुंबई सेवा दल कार्याध्यक्ष धनंजय तिवारी, कांग्रेस नेता चंदन चौहान, प्रतीश तिवारी, नकुल यादव भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के आयोजक गिरीश चौबे ने कहा कि यह कार्यालय उत्तर भारतीय समुदाय और स्थानीय नागरिकों के लिए एक सशक्त मंच का कार्य करेगा जहां जनता की आवाज को उठाया जाए। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। सर, आज क्या कुछ कहेंगे? आज जिस तरह से आज जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन आपके यहाँ से होने वाला है, क्या लक्ष्य लेके आए उसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको दिवाली की और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और छठ पर्व भी आ गया है तो उसकी भी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आज यहाँ पे जो है जो जिला अध्यक्ष के माध्यम से यहाँ पे लोग आए हैं उनको नमस्कार करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं गिरीश चौबे जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ का जिले का ऑफिस यहाँ पे खोला है और आप देख सकते हैं कि एक इतने प्यार से इन्होंने सबको बुलाया है और इनके लगाव की वजह से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, सभी सम्मानित सीनियर लोग आए हुए हैं। और मुझे लगता है कि एक ऑफिस के माध्यम से लोगों का समाज सेवा होगा और उत्तर भारतीय समाज को और मजबूत किया जाएगा। क्योंकि सर, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर भारतीय का सबसे पहले कांग्रेस में ही समावेश रहा। मैं जानता हूँ कि आज 43 वर्ष से लगभग मुझे पत्रकारिता में हो गई, मुझे सबसे ज़्यादा उत्तर भारतीयों की संख्या कम क्यों हो? इसके लिए तो सबसे पहले तो बीजेपी को दोष देना पड़ेगा कि हमारे सारे उत्तर भारतीय समाज के नेता को लेके चले गए। और ये दुर्भाग्य है कि जिस समाज को, जिस नेता को कांग्रेस पार्टी ने बनाया वो धीरे धीरे करके एक मौका परस्त तरीके से जो है उन्होंने पार्टी के साथ दगाबाजी किया और अपने जो भी कारण थे उन्होंने पार्टी को छोड़ा। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ और बोलना भी चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है नेता बनाने की मशीन है। जो लोग चले गए हैं उनका कोई बात नहीं, हमारे पार्टी में अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर क्षमता है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पार्टी को फिर से मजबूत किया जाएगा। सर, आप ये नहीं मानते कि कहीं न कहीं उत्तर भारतीय समाज का, जब ये कहीं आपकी ही पार्टी का नहीं, हर पार्टियों में केवल इलेक्शन तक
उनको कार्यालय खुलता है, नहीं तो उनको कुर्सी लगाने की जिम्मेदारी दी जाती है, बैनर लगाने की जिम्मेदारी है, मगर टिकट का और नेतृत्व करने की जब बात आती है तो कोई टिकट नहीं देता। इस पर क्या? देखिए, हमारे पार्टी में ये आरोप जो है आप एकदम सही नहीं है ये। देखिए, आप इतिहास देखिए यहाँ पे, तो हमारे पार्टी में मेयर बनाए, विपक्ष का नेता बनाए, कितने सारे मंत्री बनाए, कितने सारे विधायक बनाए, कितने कॉर्पोरेटर बनाए, और आज जो पार्टी ठेकेदार बनी हुई है उत्तर भारतीय समाज का, एक भी मंत्री नहीं है उनके में। तो ये जो दोष देने वाली बात है, ये कांग्रेस के प्रति आप ऐसी मतलब जो धारणा है वो गलत है। और जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कि बीजेपी पार्टी हमारे समाज का दोहन करती है, हमारे समाज का ठेकेदार बन जाती है, लेकिन जब देने की बात आती है तो नहीं देते हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि आज भी आप कार्यालय खुल रहा है, आप जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ता पैदा करने, नेता पैदा करने की मशीन की बात कर रहे हैं और नेतृत्व करने की बात करते हैं, हम बनाते हैं, बाकी कोई हरण करके लेके जाता है, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि आज अब फिर पैदा कर रहे, फिर लालच में चले जाए? यही देखिए क्या है ना कि ये समय का जो चक्र है ना वो घूमता रहता है। अभी कांग्रेस पार्टी जो है, जो पार्टी 60-70 साल राज की, आज उसको सब लोग ज्ञान देते हैं कि राजनीति कैसे करना है। हमको ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, ये लोगों की समझने की ज़रूरत है कि लोगों का जो काम है, आज महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पे बीजेपी की सरकार फेल है। और अगर उनसे आप ये जो सवाल पूछेंगे ना तो वो सवाल की जवाब नहीं देते। वो हमारे जो धार्मिक मुद्दे हैं, जो इमोशनल मुद्दे हैं, उसको उखाड़ते हैं और उस पर राजनीति करते हैं। धर्म की बात आ जाती है, कटेंगे बटेंगे वाली बात आ जाती है, लेकिन जिस मुद्दे पे 2013-14 में बीजेपी की सरकार आई, वो सारे मुद्दे जो है पीछे रह गए हैं। और हमारा काम यही है कि उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाना। ये लोकतंत्र है, यहाँ हम लोग कोई गारंटी नहीं ले सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जनता के बीच में हम जाना है, अपना पक्ष रखना है और उनको कन्विंस करना है कि भाई हमारे जो मुद्दे हैं, हम जनता के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। सर, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मैं इसके लिए तो धन्यवाद देता हूँ। मगर जो आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में इस बार जो महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है, तो कितने लोगों को वोट आप दिलाने, मतलब टिकट दिलाने के उत्तर भारतीयों को कितने? देखिए, पार्टी में एक सिस्टम होता है टिकट देने का, और पार्टी सर्वे कराती है, उसके हिसाब से जो जहाँ पे जो कैंडिडेट जीतने की पोजीशन में उसको टिकट दिया जाता है। कोटा वोटा नहीं चलता, पार्टी में मेरिट चलता है। जिस सीट पे जो कैंडिडेट सबसे अच्छा जीतने की पोजीशन में उसको टिकट मिलेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर भारतीय बाहुल्य से जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे मुंबई में 227 सीट में, उसमें अच्छा मौका मिलेगा उत्तर भारतीय को। तो तिंडोसी विधानसभा में कितने लोगों को टिकट मिलेगा? टिकट तो सारे वार्ड पे मिलेगा, सारे कांग्रेसियों को मिलेगा। मगर आपका गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगा? नहीं, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। ये सवाल आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं, लेकिन पार्टी का जो भी आदेश रहेगा उसको हम लोग जमीन पे मेहनत करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मगर मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ, जब कोई संगठन का काम होता है तो जैसे आप जैसे पदाधिकारियों को उसमें सहभागी जरूर होता है, वहाँ जरूर पूछताछ होती है, इसलिए मेरा ये सवाल। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि टिकट जो है सिर्फ मेरिट पे मिलना चाहिए, कोटे से टिकट नहीं मिलना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी में ये पद्धति जो है पहले भी अपनाई गई है, आगे भी अपनाई जाएगी। एक मेरा सत्य की सवाल है कि आपके कांग्रेस के शासनकाल में जब सबसे पहले राशन मिलता था तो सबसे शुरुआत हुई सबको राशन मिलने का 69, मतलब 60,000 रुपये में 1,000 कम हो और साल भर का जिसका इनकम होता था उसको राशन मिलता था। मगर आज बीजेपी के और केंद्र में राज्य में सरकार है, मगर आज बोलते हैं राशन तो मिल रहा है, मगर कहीं नहीं मिला, कहाँ जा रहा है कोई। जैसा कि एक भिखारी को भी 300 रुपये का अगर कमाता है तो 90,000 होता है, तो उसको भी राशन नहीं मिला, मगर वो राशन कहाँ जाता है? ये सवाल मेरा बीजेपी सरकार से भी हुआ है। मगर आप लोग आंदोलन क्यों नहीं करते? इससे साफ जाहिर होता है कहीं कहीं ऐसा नहीं, कहीं चोर चोर मौसेर वाली भाई जैसी हाल तो नहीं है। आपकी चुप है। आप जैसा जज्बात अगर सारे पत्रकार रखने लगे ना तो देश की मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। आप जो जिस जज्बे के साथ सवाल पूछ रहे हैं, उस जज्बे के साथ सब लोग अगर ज़मीन पर उतर आए ना तो बीजेपी वाले कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका जो वादा है और जो ये करते हैं उसमें इतना वाइड गैप है ना कि आप उसके सवाल के जवाब ये देंगे ही नहीं। ये आप डायरेक्ट सवाल मेरे से पूछ सकते हैं, सर, मैं आपको बताता हूँ। अतुल भाटकर सर से कहा केंद्र सरकार में जो क्या जवाब मिला, उन्होंने बस माइक करके नो कमेंट करके चले गए। बस यही मैं बोल रहा हूँ। इसी जज्बात के साथ अगर सब लोग सवाल पूछे तो ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, और यही कटु सत्य है। कांग्रेस क्यों चुप है सर? आप अभी देखिए, जब गैस का सिलेंडर नहीं मिलता था तो बीजेपी वाले हंडा और होंडा पूरा गैस का सिलेंडर लेके दौड़ते थे, मगर बीजेपी कांग्रेस वाले क्यों चुप रहते? क्यों? अगर देखिए, कांग्रेस इस देश में संविधान लाई, हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, और हम लोग एजेंसीज का मिसयूज़ नहीं करते, हम लोग एजेंसी का दुरुपयोग नहीं करते, मीडिया वालों को धमकाते नहीं हैं, लोगों को सीबीआई और ईडी का डर नहीं दिखाते हैं, लोग चुप हो जाते हैं। आज तो सबसे बड़ा नहीं, आज सबसे बड़ा सवाल तो मीडिया के साथ है। नहीं सर, ईडी से मेरा सबसे बड़ा सवाल मीडिया के साथ है कि यही सवाल जितने जज्बात के साथ आप पूछ रहे हैं,
यही अगर हर नेता के सामने बीजेपी को पूछा जाए ना तो सब नो कमेंट्स करके निकल जाएंगे। ये तो लगभग मेरे 37 वर्ष की पत्रकारिता में मैं पूछता हूँ, सबसे सवाल करता हूँ, मगर सब नो कमेंट करके निकल जाते हैं। तो मेरा अभी लास्ट एक सवाल एक आपसे है, अभी ये इलेक्शन के बाद क्या ये राशन वाला मुद्दा, जो राशन तो बट रहा है मगर किसी को मिल नहीं रहा, क्या ये मुद्दा को उठाएंगे? क्या आपको शायद याद होगा या नहीं होगा, याद ही होगा क्योंकि आप इतने जज्बाती हैं। 2004 से 14 के बीच में अगर आप देखें, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मनरेगा, जितने भी इस देश में जो देशव्यापी जो इम्पैक्ट डालने वाले एक्ट थे वो 10 साल में हुए हैं। आप 2014 के बाद बताइए एक भी ऐसा जो आम जनमानस के लिए एक्ट बना हो। आपको रोज़ ईडी की बात सुनाई जाती है, रोज़ सीबीआई की बात सुनाई जाती है, लेकिन ये सब मुद्दे कहाँ चले गए हैं? तो ये सारे मुद्दों को हमको समझाने का काम है। उसमें आप जैसे लोग हमारे माध्यम से अगर जुड़ेंगे तो हम और इजीली पहुंचा सकते हैं अपनी बातों को। अच्छा, अभी चुनाव में कौन सा मुद्दा लेकर के जाएंगे? महंगाई लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? ईडी के डर से मैं क्या बोलेंगे? देखिए, सब समाज का हर समय जो मुद्दा होता है रोटी कपड़ा और मकान होता है, ठीक है? ये यूनिवर्सल फार्मूला है जो पूरी दुनिया में चलता है। यही मुद्दा आज भी मुद्दा है। और जहाँ तक बीएमसी का चुनाव है, बीएमसी के मुद्दे में क्या होता है? पानी की समस्या है। आज कहीं भी आप जाइए कचरे का प्रॉब्लम है। 10 मिनट बारिश हो जाता है, 70,000 करोड़ बजट है यहाँ का। आप बताइए कि इतने सारे प्रॉब्लम्स कैसे हो जाते हैं? कचरा उठाया नहीं जाता। आज जो है 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, कोई भी बीएमसी का अधिकारी हमारा किसी जनप्रतिनिधि का जो है नेताओं का फ़ोन नहीं उठाता है, बात नहीं करते। तो ये सारे मुद्दे हैं और जिसको लेके बीएमसी के इलेक्शन में जाना है। हमारे देश में दुर्भाग्य से ऐसा भी होता है ना कि हम लोग जो है चुनाव कॉर्पोरेशन का होगा तब भी जो एमपी के मुद्दे हैं वही उठाते हैं, जो एमएलए के चुनाव में होता है वही भी एमपी के मुद्दे उठाते हैं। तो बीएमसी स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स हैं आज यहाँ पे देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके साथ में हम लोग की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपने जब से पद संभाला है बहुत दौड़ आपका हर जगह चल रहा है, मैं देखा। अब इसी के साथ आज आपके हाथ से, अवनीश सर के हाथ से उद्घाटन हुआ, क्या कुछ? जी, गिरीश चौबे जी ने यहाँ पर उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ का जिला कार्यालय का उद्घाटन आज हम लोगों ने, सभी नेताओं ने यहाँ पर, उत्तर पश्चिम जिला के नेताओं ने और हमारे उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अवनीश तीरथराज सिंह जी के हाथों से, क्लाइव डायस जी के हाथों से, हमारी सीमा सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं, सभी नेता यहाँ, संतोष सिंह जी और उत्तर भारतीय समाज के सभी प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये आज एक नई शुरुआत यहाँ से ज़िले में हो रही है। उत्तर भारतीय समाज हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा बहुत ही प्रिय रहा है और हमसे जुड़ाव रहा है। पूरे पार्टी ने हमेशा उत्तर भारतीय नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और इसके अलावा उत्तर भारतीय समाज की जो भी मुद्दे रहे हैं उसके लिए काम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया है और आगे भी करती रहेगी। भावना दीदी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता जैसे कृपाल शंकर सिंह से संजय शंकर, बड़े नेता जैसे कि अभी अवनीश जी सर ने बताया कि ये फैक्ट्री थी कार्यकर्ता नेता पैदा करने की, मगर सब छोड़ के चले गए, ये पार्टी को जिम्मेदार मानती है या नेता को? देखिए, आप राजनीति में इस तरह का चर्न जिसे कहते हैं सत्ता के साथ होता है। जब सत्ता में बदलाव होता है वही समय है एक नए नेता को उभार करने का। जब हम सत्ता से दूर हो जाते हैं यही समय है जब हमारे नया नेतृत्व तैयार हो रहा है। और आप देखेंगे कि उत्तर भारतीय नेताओं को मुंबई कांग्रेस की अभी घोषित हुई कमेटी में भी बहुत स्थान दिया गया है और इसके अलावा पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, चाहे हमारा मुंबई कांग्रेस स्तर का नेतृत्व हो, जिला कांग्रेस का नेतृत्व हो, आप देखिए कि उत्तर भारतीय समाज का बहुमूल्य योगदान रहा है मुंबई शहर को बनाने में, वो और नेतृत्व सृजन के लिए हम उनको स्थान देने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से दीदी जी हमेशा बीजेपी एक उसका हमेशा एक मुद्दा रहता है परिवारवाद के ऊपर से लेकर नीचे तक। जब वर्षा गायकवाड़ आई तो वो भी एमपी हैं और उसके बावजूद वो मुंबई के अध्यक्ष, उनके भाई विधायक मतलब हैं, उनको उपाध्यक्ष। इस तरह से उनके ही परिवार के दो चचर हैं और इसी तरह से यहाँ पे भी उत्तर पश्चिम जिला में 250 जन की कमेटी बनी है और कांग्रेस एक परिवार ही है। कांग्रेस में हर जन, परिवार का हर सदस्य भाग लेता है पार्टी को बढ़ाने के लिए। ये तो अच्छी बात है ना। आप परिवार के पर ही मैं आपको ये बोल रही हूँ 250 जन की कमेटी है। 250 जन में बहुत पूरे मुंबई भर से उसमें कार्यकर्ताओं को स्थान मिला है, हर वर्ग के लोगों को स्थान मिला है, हर समाज के, हर धर्म के लोगों को वहाँ स्थान मिला है। तो ये तो कांग्रेस जो है वो एक
सब धर्मों, सब जाति, सब प्रांतों के लोगों को समन्वय करके चलने का नाम है। और मैं जहां एक बात और कहना चाहूँगी, जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं, मैं पूछूंगी अनुराग ठाकुर क्या है, मैं पूछूंगी जय शाह क्या है, उसके अध्यक्ष बना है और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलते हैं। एक तरफ पहलगाम का आतंक फैलाते हैं पाकिस्तान और दूसरी तरफ यही लोग पैसे के लिए पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलते हैं। तो जवाब दे जनता को कि ये परिवारवाद नहीं तो क्या है। जय शाह किस क्या क्वालिफिकेशन है जय शाह की जो वो इतनी बड़ी गद्दी पे बैठा है। तो सवाल तो अमित शाह जी से भी बनता है परिवारवाद का। और राजनाथ सिंह के बेटे क्या राजनीति में नहीं है? क्या उनको उनकी पार्टी में पद नहीं दिया गया है? तो हर जगह ये देखने को मिलता है। कौन है पंकजा मुंडे? गोपीनाथ मुंडे की बेटी है। यहाँ बाजू के जहाँ से वर्षाताई गायकवाड़ लड़ी, पहले पूनम महाजन थी, वो कौन थी? वो भी तो प्रमोद महाजन की बिटिया ही थी। उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी जो उनको सीट दी गई? तो ये सब बातें जो है ये सिर्फ ध्यान भटकाने की बातें हैं। मुद्दा ये है कि मुंबई के उत्तर भारतीयों के ऊपर अन्याय निरंतर होता जा रहा है और उसको रोकने के लिए भाजपा नाकाम है। मगर आपको बहुत बड़ी जवाबदारी दी गई है नेतृत्व करने के लिए, जैसे कि अनिल सभी को भी मुंबई की जवाबदारी दी, आपको जिला के अध्यक्ष। कितने उत्तर भारतीयों को टिकट दिलाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारी पार्टी जो कार्यकर्ता मजबूती से अपनी जनता की सेवा कर रहा है, जो जनता की चॉइस होगा उसको पार्टी टिकट देगी और वहाँ उसको सफलता के लिए सभी कार्यकर्ता मिलकर उसको जिताएंगे। मगर हर वर्ग के लोगों को इसमें टिकट देंगे और ऐसा हम जो ये प्रक्रिया है, पार्टी की प्रक्रिया है, वो करके हम इसमें जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको टिकट दिया जाएगा। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल, आप एक महिला होकर के हमेशा प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी हमेशा महिलाओं की बिल्कुल बजाती है कि हमेशा महिलाओं का आप ज़्यादा हो करके महिलाओं के लिए जो एकत्रित करें, उनको कितना टिकट दिलाएंगे या उनके लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा उन महिलाओं को जरूर। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया है वो किसी और पार्टी ने कभी नहीं किया। सबसे पहले तो मुंबई कॉरपोरेशन में 50% आरक्षण का काम ये सोनिया जी के और राजीव जी के वरदान से हमको 50% आरक्षण मिला है। तो 50% सीटें तो महिलाओं को संविधान ने ही दे दी है, तो उसके ऊपर तो महिलाओं को 50% आरक्षण की वजह से हमारी महिला बहनें चुनकर जाएंगी और उनको टिकट मिलेगा ही, वो तो तय है। उसके अलावा भी हम महिलाओं को बढ़ाने का काम निरंतर पार्टी ने, देखिए, एक जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी एक महिला के कंधे पे रखी है। ये कभी शिवसेना में या किसी और पार्टी में नहीं हो सकता जहां एक जिला की अध्यक्ष एक महिला को दिया। हमारी मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष भी महिला है और इस जिले की अध्यक्ष भी एक महिला है। तो ये देने का, महिला का नेतृत्व बढ़ाने का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? अच्छा, महापौर किसका होगा दीदी? देखिए, महापौर इस बार तिरंगा फहरेगा बीएमसी के ऊपर। आप ये देखेंगे कि तिरंगा और कांग्रेस पार्टी की ही विजय होगी। नहीं, उद्धव गुट का होगा या आपका होगा, किसका होगा? देखिए, उद्धव गुट के साथ हमने अलायंस में अभी पिछले 2 चुनाव इंडिया अलायंस में लड़े और बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला। मुंबई में 4 सीटें लोकसभा की हम इंडिया अलायंस से जीत कर आए हैं। विधानसभा में भी ठीक है, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, उतनी अपेक्षा से नहीं रहा, पर अच्छा काम किया। कार्यकर्ताओं की ये फीलिंग है, ये भावना है कि हम लोग इस चुनाव को अकेले लड़े और अपने बलबूते पे लड़ें, कांग्रेस की ताकत पर लड़ें और बाद में जो निर्णय लीडरशिप लेगी हम उसका मान्य करते हैं। जो निर्णय हमारी सीनियर लीडरशिप लेगी, राहुल जी लेंगे, हमारी जो सीनियर नेतृत्व है वो लेगा, उसका हम मान्य करेंगे। और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कांग्रेस को जिताने के लिए, हाथ के पंजे को जिताने के लिए और जन जन की सेवा में लगा रहेगा। लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि आज आपके हाथ से, 19 सर के हाथ से उद्घाटन हुआ, पूरे मुंबई वासियों को और अपने उत्तर पश्चिम जिला जहाँ के आप अध्यक्ष हैं, वहाँ के पूरे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सबको क्या शुभेच्छा के रूप में बोलेंगे? मैं अभी गए हुए दीपावली की और नव वर्ष की एक नव चेतना के साथ कांग्रेस पार्टी जनता के लिए खड़ी है और आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिम में ही नहीं, पूरे बम्बई में कांग्रेस हर नुक्कड़ पे, हर गली में आपको दिखाई देगी। और कांग्रेस का कार्यकर्ता जैसे जनता के साथ जुड़ा है, राहुल जी के नेतृत्व में उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करी और ये यात्रा में भारत को जोड़ने का काम किया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया
और ये जो नफरत का जहर फैला रहे हैं उसको हम खत्म करने का काम करेंगे और देश को इकट्ठा रखने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है और आगे विधानसभा में आप आए, इसके लिए आपका स्वागत। धन्यवाद। सर, जैसा कि आप जानते हैं, आप नगर सेवक भी रह चुके हैं। जिस तरह से महानगर पालिका में 3 वर्ष से चुनाव नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हुआ है, और ये आप 3 साल बता रहे, 3 साल ने अगले फरवरी में 4 साल पूरे हो जाएंगे, और ये मुंबई के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 साल विलंब से चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले भी एक बार हुआ था 97 में, तो 2 साल विलंब हुआ था चुनाव में, लेकिन जो नगर सेवक थे उनको कंटिन्यू किया गया था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी नगर सेवकों को बर्खास्त करके प्रशासन ने जो काम देखा है, और प्रशासन ने अपनी मनमर्जी से काम किया है, और लोगों को बहुत असुविधा हुई। लोगों की जो समस्याएं थी उससे लड़ने के लिए जो नगर सेवक सक्षम रहता था, हमेशा कोई भी पार्टी का हो, वो अपने विभाग की समस्याओं को लेके लड़ता था। वो लड़ाई रुक गई और प्रशासन ने अपनी बहुत मनमानी की, और जो महानगर पालिका की तिजोरी थी, जो एफडी वगैरह बहुत सारा पैसा जमा था, वो धीरे धीरे करके कई हज़ारों में, करोड़ों में, हज़ारों करोड़ पैसे उसमें से कम हो गए। इसलिए महानगर पालिका का चुनाव जल्द से जल्द होना बहुत ज़रूरी है, और जो भी चुन के आएंगे वो लोगों का ध्यान रखें। सर, मेरा ये सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभागृह में बैठे, कैसे क्या क्या होता था, भ्रष्टाचार वो सब खुलता था। आप ये मानते नहीं जिस तरह से कि अभी वो प्रमोशन के नाम पर, ट्रांसफर के नाम पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जिसको लेकर के सुनील प्रभु ने सभागृह में भी आवाज़ लगाई है। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री को लेटर देकर के एसआईटी का गठन की मांग की है। उससे कितना आप सहमत हैं? इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। वास्तव में जो सरकारी अधिकारी, पुलिस ऑफिसर हो, ये सब इनके राजनीति से इनको दूर रहना चाहिए, और इनका अपॉइंटमेंट मैं चाहता हूँ कि जो इनके वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनके थ्रू होना चाहिए, न कि सरकार के दबाव में होना चाहिए। सरकार के दबाव में जो अधिकारी आते हैं फिर वो सरकार के दबाव में ही काम करते हैं और वो लोगों को न्याय दे नहीं पाते। इसलिए मेरी भी ऐसी निजी राय है कि सरकारी अधिकारी, सरकार के वरिष्ठ उनको चुने, और उनका ट्रांसफ़र करना हो या कुछ भी करना हो, उनको शिफ्ट करना हो, प्रमोशन करना हो, वो पूरी जिम्मेदारी उनके अधिकारियों के हाथ में होनी चाहिए। तो ये काम मेरे हिसाब से अच्छे से चलेगा, नहीं तो सरकार की दबाव में बहुत कुछ गड़बड़ियाँ होती रहती। मगर सर, जैसा कि आप जानते हो कि इस तरह से जब गैस का सिलेंडर का लेने देने से कुछ प्रॉब्लम होता जी, तो स्मृति ईरानी बाटला लेकर के जी, राशन के मुद्दे को होता था, पूरा रास्ता रोको आंदोलन होता था। 59 मतलब 60,000 रुपये में 1,000 कम, जिसको राशन साल भर में इनकम है उसको राशन मिलता है। तो एक भिखारी को भी 300 रुपया दिन भर में कमा लेता तो 90,000 से ज़्यादा होता है जी। तो उसको भी राशन नहीं मिलना चाहते। ये बीजेपी वाले राशन लेके कहाँ जा रहे हैं? मैं जब पूछता हूँ तो मेरे कोई जवाब नहीं देता। कम से कम आप विपक्ष में हैं, आप तो बताइए कि राशन जाता कहाँ? वही तो हम भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि आज बीजेपी की सरकार क्या कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। एक तरफ उनका ये कहना है कि भारत देश ने काफ़ी विकास किया है, हमने जो जीडीपी का आंकड़ा बहुत आगे गए छू लिया है, वर्ल्ड में हमारी इकोनॉमी काफ़ी आगे बढ़ी है। तो फिर 80 करोड़ लोगों को आपका राशन जा रहा है, इसका मतलब गरीबी बढ़ गई है ना, कम कहाँ हुई। और ये राशन देने का अधिकार कांग्रेस की सरकार जब थी तब सोनिया गांधी जी की पहल पे ये हुआ था, और गरीबों को राशन देना उनका हक बनता है करके उनको राशन का वितरण किया जाता था। गैस सिलेंडर उस वक्त 360 रुपये में सिलेंडर मिलता था, और वो 450 रुपया हो गया था। तो जैसा आपने बताया ना, स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर लेके हंगामा की थी। आज लगभग 1100-1200 रुपया तक चला गया सिलेंडर। आज क्यों उनकी बोलती बंद है? सब खामोश है। ये सब चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोगों को पहुंच भी चुकी है और लोग जानते भी है। वक्त आने पे उसका जवाब देंगे लोग। मगर ये मानते हैं कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष क्यों आवाज़ मतलब उठा क्यों नहीं रहा साहब? अगर वो नंगा नाच कर सकते हैं, आवाज़ उठाता है। अगर आप देखेंगे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, जहाँ भी इतने यहाँ बैठे नेताओं ने, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं ने कौन सा मुद्दा ऐसा है जिसको छोड़ा है? जैसे हर मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे हम रोड पे, आज हम वोट चोरी के मुद्दे पे रोड पे, लेकिन मीडिया में कहाँ दिखाया जा रहा है? साहब, वोट चोरी से पब्लिक का फायदा क्या?
वोट चोरी से पब्लिक का क्या फायदा? पब्लिक का तो कोई फायदा नहीं होता। ये तो नेता चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो, उसी का कुछ मामला तो चलेगा। रुकना चाहिए मगर ना। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे कितने आप फायदे की बात कर रहे हो। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया है। गरीब से गरीब भिखारी को भी वोट का अधिकार है, अंबानी को भी वोट का अधिकार है। अगर वोट चोरी होने से क्या आपको लग नहीं रहा फायदा नहीं? है ये कितनी बड़ी चोरी है? एक वोट चोरी मतलब बहुत बड़ी चोरी हो गई है। मगर पब्लिक तो इसके लिए हाँ, पब्लिक तो है, लेकिन मीडिया वाले वो सब चीज़ कहाँ दिखाते हैं? आज कुछ हिंदू मुस्लिम थोड़ा ऐसा कहीं कुछ बात हो जाए तो कितना हंगामा मच जाता है। मगर लेकिन महंगाई के ऊपर मीडिया बोल रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे उस पर मीडिया बोल रही है, किसान आत्महत्या करे उस पर कुछ बोल रहे। आज एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की, कल उनके ऊपर बलात्कार हुआ, उन्होंने आत्महत्या की, पुलिस वालों ने उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए की। तो कहाँ पर उसके ऊपर मीडिया दिखा? चलिए, मैं मीडिया का भी तो काम है ना दिखाना, लोगों तक कौन महापौर किसका पहुँचाए? होगा? महापौर जो भी वो लोग चाहेंगे उनका ही होगा, हमारे बोलने से नहीं होगा। क्यों? तो आप जो लोग चाहेंगे, जनता चाहेगी, जनता हमारी जागरूक हो चुकी है, करेंगे। हम तो चाहते हैं हमारा ही महापौर। शिंदे गुट का होगा, उद्धव गुट का होगा, कि आपके गठबंधन का होगा, किसका होगा? ये तो बोलिए सर देखिए, आप। वो तो बोलने की बात है। हर गढ़ वाले आज बोल रहे हैं हमारा ही बनेगा, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं, लोगों के हाथ में। ये लोग हमारे सब नेतागण भूल जाते हैं, सब पार्टी वाले भूल जाते हैं। पंतप्रधान हो, मुख्यमंत्री हो, महापौर हो, ये लोग जनता बनाती है, हम नहीं बनाते। आपके गठबंधन की महानगर पालिका में सरकार बनेगी क्या? हमको तो पूरी उम्मीद है बनेगी। मैं आपको पहले तो पूरा अपने मीडिया जगत की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से आज जिला के अध्यक्ष, मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष आकर के आपके कार्यालय का उद्घाटन किया है, क्या कहें? सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। आप लोग इतना अपना अमूल्य समय दे करके आकर के हमारे उद्घाटन किए ऑफिस का, और कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए जो हमारे कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किए हैं, उसके लिए हम कोट कोट नमन करते हैं। ये कार्यालय कब तक, इलेक्शन तक रहेगा? पहले भी चले, उसके बाद भी रहेगा? एक कार्यालय लगभग 5 साल से कांग्रेस के लिए समर्पित है और आगे भी कांग्रेस के लिए ही रहेगा। अच्छा, ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ पूरे मुंबई वासियों को, और आप कांग्रेस के जो अपने उत्तर पश्चिम जिला के जहाँ के आप अध्यक्ष हैं, उसके पूरे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को क्या संदेश, क्या शुभेच्छा देना चाहते हैं? सभी हम इनको शुभेच्छा देते हैं कि आप लोग संगठन को मजबूत करिए, हमारे साथ जुड़िए। हम आप लोगों के साथ दिल तोड़ के दिन रात एक करके 24 घंटे 7 दिन लगातार मेहनत करके कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और अपने पार्टी को जिताने का कार्यक्रम करेंगे, और इस बीएमसी में अपने नगर सेवक को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ उत्तर पश्चिम जिला जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसका ये बड़ा सौभाग्य की बात है। गिरीश चौबे जी यहाँ पे अभी जिला के अध्यक्ष हुए हैं, अब यहाँ पे बैठेंगे। इनके द्वारा पूरे कांग्रेस पार्टी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक यहाँ पे आएंगे और संगठन का काम होगा। जैसे छोटी से लेकर बड़ी समस्या रहेगा वो गिरीश चौबे अपने तक सुलझाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं होता तो अपने हाईकमान के नेताओं तक पहुँचाने का काम करेंगे। आज उनके उद्घाटन जो उनके वरिष्ठ लोग आकर के जिला के अध्यक्ष और मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष आकर के किया, उन्होंने आभार माना है। मुंबई अध्यक्ष और मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष मेरे छोटे भाई अवनीश त्रिपुराट सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित मंच पर यहाँ के पूर्व जिलाध्यक्ष और जिन्होंने 6 वर्ष पार्टी को एक बड़ी ही कठिन परिस्थिति में यहाँ पर चलाया, ऐसे मेरे बड़े भाई कार्यकारिणी जी, मुंबई कांग्रेस के और एक उपाध्यक्ष यहाँ पर, और डिंडोशी के अपने इंदु प्रकाश तिवारी जी, हमारे महासचिव, और मेरे युवा कांग्रेस के जमाने से हमारे साथी संतोष सिंह जी, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष सीमा सिंह जी, यहाँ उपस्थित आनंद यादव जी, हमारे दीक्षित जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक और जिन्होंने इतना सुंदर कार्यालय यहाँ पर खड़ा किया, ऐसे हमारे उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष गिरीश चौबे जी, यहाँ पर उपस्थित सभी ब्लॉक अध्यक्ष चंदू चौहान जी, सभी लोग यहाँ पर, सुदर्शन सोनी जी, सामने बैठी मेरी बहुत टाइम के बाद बाहर निकले कई हमारी बहनें,
शीलापाल जी, पीछे उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के वर्किंग प्रेसिडेंट सचिन जी बैठे हैं, और इसके अलावा यहाँ सभी किरण तिवारी हमारी महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष भी रही है। इसके अलावा यहाँ सभी सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो चुनौती मैं डिंडोशी विधानसभा में आज एक पब्लिक मीटिंग ही मैं समझ लूँ, ये कार्यकर्ता और आम पब्लिक यहाँ पर उपस्थित है, एक पहली पब्लिक मीटिंग की तरह से हम यहाँ बैठे हैं। हमारे सामने चुनौती ये है कि एक ऐसी पार्टी के साथ हम लड़ रहे हैं, उस पार्टी के सामने हम लड़ रहे हैं जिसने कोई नियम कानून नहीं, जो संविधान को मानते ही नहीं। आज अगर देश की जनता ने उनको रोका नहीं होता, 240 पर नहीं लाया होता, तो भारत का संविधान एक शहीद हो गया। ये आप लोग मान लें। जब 2019 में उनकी जीत हुई, उसके बाद जब 24 का चुनाव आ रहा था, इन लोगों ने 400 पार का नारा दिया, पर ये लोग भूल गए इस देश ने कभी अहंकार को माना नहीं है। अहंकार इस देश में कभी भी सम्मानित नहीं हुआ है। तो मोदी सरकार को उसकी जगह दिखाने का काम देश की जनता ने किया, और मैं समझती हूँ कि अगर 20 और 25 सीट और कमाती तो इनकी सरकार ही नहीं बनती। तो मोदी सरकार को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम देश की जनता ने किया। उसमें बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं डिंडोशी की जनता का भी। इस लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने इंडिया गठबंधन को डिंडोशी विधानसभा ने लीड दी, और उसके बाद विधानसभा में भी हमारे गठबंधन का ही कैंडिडेट चुन के आया, और वो कांग्रेस पार्टी के बल पे चुन के आया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कंधों पर आज इंडिया गठबंधन का, मैं ये नहीं कहती वो यूबीटी के, वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थे, इसीलिए डिंडोशी की जनता ने उनको चुनकर गद्दी पर बैठाया। सामने जो आया वो पहले कांग्रेसी था, कुछ सालों के लिए वेश बदल के कांग्रेस का चोगा उन्होंने धारण किया, पर उनकी सोच लोग पहचानते हैं। उनकी सोच कट्टरवादी, उनकी सोच भाई को भाई से लड़ाने की, इसीलिए वो जहां है वहां चले गए। मैं ये कहना चाहूंगी कि डिंडोशी की जनता कांग्रेस के साथ थी और कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ ही रहे। हमें उन तक पहुंचने की जरूरत है। नेता आए गए, नेता आएंगे जाएंगे, कार्यकर्ता हमेशा कांग्रेस में खड़ा है और खड़ा ही रहेगा। और ये कांग्रेस ही है जो उत्तर भारतीय समाज के लिए हमेशा, जैसा मेरे भाई रवीश सिंह जी ने कहा कि उत्तर भारतीय समाज में जब कोई आपदा आई, चाहे फेरी वालों का मैटर हो, चाहे मनसे के गुंडों के आक्रमण हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने आप लोगों के साथ खड़े होकर, चाहे स्तंभ के ऊपर गुंडों का चलने का काम हो, कांग्रेस के नेताओं ने आपके साथ, समाज के साथ खड़े रहकर उत्तर भारतीय समाज को बढ़ाने का काम किया। और जैसा कि मैंने अपने प्रेस वाइट में भी कहा कि कांग्रेस में उत्तर भारतीय समाज के बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी से हुए, आज वो सत्ता के साथ अपना रंग बदल लिए, पर जब सत्ता परिवर्तन होता है एक नई युवा लीडरशिप खड़ी होती है, और जो हो रही, और वो युवा नेतृत्व कांग्रेस पार्टी को अगले 20 साल में लेके जाएगी। और ये ही बंबई में आप देख रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि आने वाला कॉरपोरेशन का चुनाव हमारे लिए बहुत इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि हम जनता तक पहुँचने का एक जरिया, एक हम चुनाव आता है, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक उत्सव है। तो वो उत्सव को मनाने के लिए हमें हर घर में पहुंचना है और हर दरवाजे पर
देखना है कि कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए कौन तैयार है। इस देश को मैं समझती हूँ, कई बार हम एक जोक पढ़ते हैं, पर वो जोक नहीं है, वो वास्तविकता है। इस देश को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं और 2 बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों से और ध्यान भटकाने के लिए ये आपस में भाई को भाई से लड़ाते हैं। हम मुंबई जो एक महानगरी है, मुंबई को खत्म करने का काम कर रहे हैं। मुंबई से सारे अच्छे प्रोजेक्ट, यहाँ तक कि आरबीआई भी, मुंबई देश की आर्थिक राजनीति है, पर इसको आर्थिक राजनीति नहीं बनाना, अहमदाबाद को गिफ्ट सिटी बनाना है। पहले जब कांग्रेस का राज था तो अगर इंडिया का जब वर्ल्ड कप होता था तो फाइनल होता था तो मुंबई में होता था। अब फाइनल कहाँ होता है? अहमदाबाद में। हर कार्यक्रम जो होता है वो अहमदाबाद में। मुझे तो लगता है वो देश की राजधानी ही दिल्ली से उठाकर अहमदाबाद में और 5 साल मिल गए तो शायद वो भी संभव। तो अहमदाबाद को ही इन लोगों ने सेंटर बना दिया है। महाराष्ट्र से सब प्रोजेक्ट, कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट आज महाराष्ट्र में नहीं आ रहा, पहले गुजरात में जाता। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है? हमारे बच्चों का है, हमारे युवाओं का है, जिनको नौकरी धंधे मिलेंगे ही नहीं जब कंपनियां नहीं आएंगी। पहले महाराष्ट्र देश का सबसे इंडस्ट्रियल स्टेट होता था, आज क्यों नहीं है? कांग्रेस के राज में नंबर 1 स्टेट हुआ करता था महाराष्ट्र, आज तो नहीं है। क्यों? तो जब काम धंधे, जब इंडस्ट्री ही नहीं आएगी, काम धंधे ही नहीं मिलेंगे, तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, कैसे रोजगार मिलेगा? बहनों, आप सब यहाँ पर जब आप गली गली जाएं तो ये पूछिए सवाल कि एक माँ को सबसे बड़ी चिंता अगर होती है, वो होती है कि मेरे बच्चे को अच्छा स्कूल मिले, अच्छा कॉलेज मिले और उसको अच्छी नौकरी मिले। नौकरी नहीं मिलती तो सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ होती है, तो वो माँ को तकलीफ होती है। तो आप ये सवाल पूछिए महिलाओं से कि आपके बच्चों को नौकरी है और अच्छी नौकरी मिल रही है कि पकौड़े करने का काम कर रहे हैं। तो ये मुद्दे हैं और ये जमीन के मुद्दे हैं। यहाँ पर कल मैं जोगेश्वरी में थी, आप लोगों को बताना चाहूंगी यहाँ पर भी रीडेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन जगह जगह हो रही है, बड़े बड़े टावर बन रहे हैं। कल एक 22 साल की बच्ची के सर पे ऊपर से ब्लॉक गिरा और उसकी तुरंत 22 साल की ऑन द स्पॉट उसकी संस्कृति की डेथ। कौन जिम्मेदार? इतनी कंस्ट्रक्शन चल रही है, लोग आते जाते हैं, सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी बिल्डर की है। वो बिल्डर आज 16 दिन हो गए अरेस्ट नहीं हुआ। FIR पे लोग प्रदर्शन करते जा रहे हैं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि अगले दिन ही वो बिल्डर देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठे। तो ये बताइए कि ये बिल्डरों को फंडिंग कहाँ से आ रही है, इनको पैसा कहाँ से मिल रहा है इतने प्रोजेक्ट्स करने का? और ये लोग जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसमें आम जनता के घरों को अगर बना के दे रहे हैं तो ये सेफ्टी तो कम से कम रखनी चाहिए ताकि कोई किसी की जान पे तो ना कर पाए। तो मैं कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ये सरकार जो है वो पूंजीपतियों की सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं है। आपका ध्यान भटकाकर, आपका वोट घुमाकर, आपको धर्म की आंधी दिखाकर आपका वोट घुमाने का, आपको भटकाने का काम करते हैं। और मुझे विश्वास है कि निर्दोषी की जनता भटकने वाली नहीं है। जैसे कि इन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ दिया लोकसभा में और विधानसभा में, और अब कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता यहाँ से ज्यादा कॉर्पोरेटर्स आप चुनकर भेजेंगे, ऐसा मेरा पूरा उम्मीद है। यही कहकर मैं अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। आपने यहाँ उतारकर बहुत मान सम्मान दिया और इसके लिए मैं आभारी हूँ। यही कह के 2 शब्द समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। हमारे उत्तर भारतीयों की दिल की धड़कन और मुंबई कांग्रेस के उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के नेता और अध्यक्ष मेरे भाई अवनीश सिंह जी
जी, इस विभाग की हमारी जिला की महिला अध्यक्षा सीमा सिंह जी, हमारे सबके बहुत ही पुराने और वरिष्ठ नेता दीक्षित साहब जो यहाँ पर मौजूद है, हमेशा सबको आशीर्वाद देते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उनका बहुत योगदान देता है। इस विभाग के निरीक्षक रह चुके मेरे मित्र अमित यादव जी और अभी हमारे वर्षा के निरीक्षक हिंदू प्रकाश तिवारी जी, यहाँ पर बैठे हुए हमारे नवनियुक्त संतोष सिंह जी, धनंजय जी और सबसे प्रमुख आज के इस कार्यक्रम के हमारे दूल्हा दुबे जी और चौबे जी, जिनके आमंत्रण पे हम सब यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। उनका एक कार्यालय जिसका उन्होंने आज यहाँ पर उद्घाटन किया है, एक जनसंपर्क कार्यालय काफी सालों से यहाँ पर चल रहा है और उन्हें वास्तव में अवनीश सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ उत्तर भारतीयों का वहाँ पर उनको जिलाध्यक्ष बनाया है। यहाँ पर विदोषी विधानसभा क्षेत्र ऐसा है यहाँ कार्यकर्ता बहुत एकजुट होकर काम करता है, आपस में भले जो भी लड़ाई वो लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं आपस में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो सब एकजुट होकर काम करते। 6 साल तक जिला अध्यक्ष, लगभग 6 साल पूरे हो जाते हैं अगले महीने में नवंबर में। 6 साल जिला अध्यक्ष रहा। मुंबई में कोई भी मोर्चा हो, कहीं पर भी प्रोग्राम हो, उस भीड़ में हमारी दिंडोजी के लोग आपको दिखे न हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। और हर मीटिंग में मैंने कई दिन से कबूल किया और इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। मुझे जिला चलाने में जितना सहयोग दिंडोजी से मिला है वो कहीं और जगह से उतना मिला नहीं। बाकी सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम किए, लेकिन हमेशा लोगों के बीच रहना। अभी जैसे हमारे आलम भाई जो यहाँ पर है, मकसूद आलम जी, कल इन्होंने सुबह प्रोग्राम भी रखा है, जबकि वो रोजगार सेल के जिला अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष मुंबई की। बावजूद उसके सेवा दल का प्रोग्राम उन्होंने लीड किया है, जो ध्वजारोहण होता है हर महीने। बहुत और छठ का भी कार्यक्रम है, उसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस मंच पे सौभाग्य से मेरी उम्र सबसे कम है, ये मेरा सौभाग्य है कि इस मंच पे बैठने का मौका मिल रहा है, सारे सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और मेरा जो मकसद है, सारे सीनियर लोगों का मार्गदर्शन के साथ साथ आशीर्वाद लेते हुए जो 18 साल से 40-45 साल के युवा है उनको कांग्रेस पार्टी में जोड़ने का सबसे बड़ा टास्क है। क्योंकि ये वर्ग ऐसा है कि अगर आप बीजेपी का जो राइज है वो देखिए और मोबाइल का यूज देखिए। जब डेटा जो है 9 रुपए कॉलिंग में था, इनकमिंग कॉल में 9 रुपए लगता था, तो बीजेपी का ग्राफ नहीं था। जैसे जैसे डेटा सस्ता हुआ, हम लोग मोबाइल ज़्यादा देखने लगे, फेसबुक ज़्यादा देखने लगे, रील्स ज़्यादा देखने लगे, वैसे वैसे बीजेपी का ग्राफ बढ़ा हुआ है। और ये इस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई युवा वर्ग ही है, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं रहता, लेकिन वो 2-2 घंटे रील्स देखते हैं तो लगता है देश विकास कर रहा है। देश का प्रधानमंत्री जो है 56 इंच का सीना लेके घूम रहे हैं, ऐसा महसूस होता है हमको। लेकिन आप देखेंगे तो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई की बात जो है कोई सरकार कर ही नहीं रही है। अभी आप यहाँ पे चुनाव होने वाला है, धार्मिक मुद्दा उठाएंगे, एक है तो सिर्फ है, बटोगे तो कटोगे, ये मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का। चुनाव लड़ने का मुद्दा होता है रोजगार का अवसर कितना आप देते हैं। जो मोदी साहब ने सपना दिखाया था 2-2 करोड़ का, उसका कोई जवाब नहीं है। आज महंगाई देख लीजिए कहाँ पे है। हमारे टाइम में प्रधानमंत्री के उम्र से जोड़ा गया था डॉलर की कीमत, आप देखिए डॉलर कहाँ पहुंच गया है। अब तो देखते देखते हम लोग इतना बोर हो गए हैं कि हम देखते भी नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतें 1-1 रुपए बढ़ता था तो सब सड़क पे लेट जाते थे और मीडिया भी हाय तौबा मचाती थी। आज जो है आप आज तेल भरा के आइए और कल भराने जाइए तो 2-3 रुपए बढ़ जाता है। ये देश की हालत है और हम सभी लोगों को जो रियल मुद्दे हैं उनको लेके जाना है जनता के बीच में। अभी बीएमसी का चुनाव होने वाला है, तो बीएमसी के जो मुद्दे हैं, क्योंकि हम लोग गलती ये भी करते हैं, बीजेपी वाले क्या करते हैं कि बीएमसी का चुनाव भी ये मोदी के नाम पे लड़ते हैं। बीएमसी का चुनाव जो आपका कॉर्पोरेटर होता है वो सबसे आपके नजदीक वाला रिप्रेजेंटेटिव होता है।
जिससे आप अपने दुख सुख की बात कर सके, जो अवेलेबल हो। लेकिन मोदी साहब का बड़ा बड़ा फोटो लगा के ये लोग चुनाव जीत जाते हैं, फिर 5 साल तक दिखाई नहीं देते। ऐसे लोग को मुंहतोड़ जवाब देने का टाइम आ रहा है। और मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि मुद्दों को लेके जाइए लोगों के बीच में। लोग कनेक्ट होते हैं। हम लोगों में ये कल्चर आ जाता है कि जैसे कांग्रेसी जब बात करते हैं कि हमको बिल्डिंग वाले वोट नहीं देते। भावना जी इस बात से सहमत होगी कि बिल्डिंग वाले भी वोट देंगे। आप जाइए उनके बीच में, उनके मुद्दों को उठाइए, उनकी बातों को रखिए, वो भी वोट देते हैं। हम लोग ये सेगमेंट छोड़ते चले जाते हैं कि ये कांग्रेस को वोट नहीं देते। ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश में यूनिवर्सल पार्टी है। चाहे जिस जाति धर्म जिस संप्रदाय के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम लोग थोड़ा निगेटिव बात भी करते हैं कांग्रेस के मंच में। अक्सर ये बातें होती है कि भाई कांग्रेस पार्टी ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी हमारे पार्टी के 750 विधायक हैं इस देश में। आज भी हमारे 125 से 130 MP हैं। अगर हम राज्यसभा और लोकसभा मिला लेते हैं, 12-13 करोड़ वोट आज भी हमको मिलते हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है। और इस बेस पे हम लोग इनको हरा सकते हैं। ये हमको कन्विंस होना पड़ेगा। और लेकिन मजबूती के साथ हम लोग वर्सोवा विधानसभा से बिलोंग करते हैं और भावना जैन भी वहीं से बिलोंग करती हैं। और इस बात से ये सहमत होगी कि वहाँ पे 5 साल सारे कांग्रेसियों ने जीतोड़ मेहनत किया और पूरा वर्सोवा विधानसभा कांग्रेस में हो गया। लेकिन कभी कभी आपकी जो मजबूती होती है वही कमजोरी बन जाती है। हम लोग इतना मजबूत हो गए कि शायद सीट ही नहीं मिला हमको। लोगों को लगा कि यहाँ से कांग्रेस का एक नया विधायक आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये ठीक है। गठबंधन की राजनीति में बहुत सारे कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। हमारे सीनियर नेताओं को यही बात डिंडोसी पे भी लागू होती है। 36 विधानसभा में सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय किसी विधानसभा में है, अगर डेटा में देखिए आप तो यहाँ पे डिंडोसी में। लेकिन दुर्भाग्य से ये गठबंधन में बलि चढ़ जाता है हर बार सीट। लेकिन कॉर्पोरेशन में चांस है, कॉर्पोरेशन में चांस है। यहाँ से कॉर्पोरेटर बना के भेजना है इस बार। मैं अभी जैसे सोनी साहब कहाँ हैं? सोनी साहब, दर्शक सोनी साहब आप यहाँ आइए। अभी जैसे आप जब वहाँ पे जिले में मतलब जैसे भी डिंडोसी विधानसभा में हम लोग काम करने आए तो यहाँ का इंटरनल पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई संतोष भैया, हम लोग जो है सिर्फ यहाँ की ताकत बढ़ाने का काम करेंगे। जो भी यहाँ से चुनाव लड़ेगा उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ उसके लिए काम करेगा, ये गारंटी है। और हम लोग चाहते हैं कि जो भाई हमारा लड़े, जो बहन हमारी लड़े, उसको चुनाव में जिताना। क्योंकि आज जो है इस लोकसभा में हमारा सांसद नहीं है, हमारा कोई विधायक नहीं है। 38 कॉर्पोरेशन सीट है शायद यहाँ पे, उसमें जो अपने कॉर्पोरेटर हैं, हमारे कार्यकर्ता अपनी समस्या लेके कहाँ भी जाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि हमारे कॉर्पोरेटर इस बार बहुत अच्छी संख्या में आने चाहिए और ये आएंगे। वर्सोवा में, अरे वर्सोवा के साथ साथ डिंडोसी में भी ये ताकत है। यहाँ पे हम 2-3-4 कॉर्पोरेटर भेज सकते हैं और इस बार भेजेंगे। जो भी पार्टी डिसाइड करेगी, चौबे जी इस ऑफिस का सदुपयोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए होगा। और आप जो है गार्जियन है, सीनियर हैं, जो भी नाराज होता है किसी को नाराज नहीं होने देना है। और कृपया करके हम लोग को अनुरोध करके, हम लोग कांग्रेस पार्टी का काम करने वाले लोग हैं, ईमानदारी के साथ काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा हमेशा से मानना है कि उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ को मुंबई कांग्रेस का सबसे मजबूत विंग बनाना है, जो बेसिक कांग्रेस को मजबूती दे और कांग्रेस को मजबूत करे। ये हमारा एक ध्येय है, ये हमारा प्रण है और ये हम करेंगे और करके दिखाएंगे। और सौभाग्य से लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। आज उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ से जुड़ने के लिए पूरे मुंबई से लोग फोन कर रहे हैं, वहाँ कार्यक्रम करने के लिए फोन करते हैं। और ये हमारी ताकत है, ये हमारे समाज की ताकत है। जिस समाज को कांग्रेस पार्टी ने मुंबई में खड़ा किया, ये दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ कि समाज को खड़ा करने का काम मुंबई में कांग्रेस पार्टी ने किया। आज हमारे समाज को 50 साल पहले तबेले से देखा जाता था, मजदूरी करने के क्लास से देखा जाता था। लेकिन आज जमीन से लेकर आसमान पे कोई धंधा, कोई व्यापार, कोई विंग नहीं है जहाँ पे उत्तर भारतीयों ने अपना झंडा नहीं गाड़ा है। और ये बिना किसी राजनीतिक प्रोटेक्शन के बिना संभव नहीं है। आप देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो भड़काने का काम करते हैं। सरकार किसकी है? आज आप ट्विटर पे एक ट्वीट कर दीजिए, आपके ऊपर FIR होता है। यहाँ पे सरेआम उत्तर भारतीयों को मारा जाता है। सरकार किसकी है? वही जिनको जवाब देना है वो सवाल पूछते हैं। ये सरकार जिसकी है उसकी जिम्मेदारी है कि यहाँ का एक सामान्य आदमी, निर्दोष आदमी जिसके ऊपर ऐसी घटना होती है, उसको जो करते हैं उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से नहीं होता, क्योंकि वो पोलराइज करना चाहते हैं समाज को।
ये बांटना चाहते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। तो हम लोगों को इस ट्रैप में नहीं आना है और मेरा अनुरोध है और सबसे विनती है कि हम लोग सब मिल के काम करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और उस कड़ी में ये एक शुरुआत है और ये इस कड़ी को आगे बढ़ाना है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस के झंडे को बुलंद करना है। देखिए, मेयर बनेगा नहीं बनेगा ये तो भविष्य जानता है और जनता तय करती है, लेकिन अपने ताकत और अपने सामर्थ्य का पूरा उपयोग होना चाहिए कांग्रेस पार्टी के लिए। यही मेरी मनोकामना है और आप सभी से रिक्वेस्ट है। संजय भैया, आप अपनी भावनाओं को जो है प्रकट नहीं कर पाए, लेकिन आप बोल सकते हैं अभी भी, ठीक है। उत्तर भारतीय यहाँ पर निर्देशन आपको मिले और काफी तादाद में, लेकिन थोड़ा सा मैं आप सभी जो बड़े बड़े चेहरे हैं, हमारे वरिष्ठ तिवारी जी थोड़ा सा आपको एक्टिव होके तो हम लोग बहुत लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि आपके समय के लोग आज भी कांग्रेस से जुड़े हैं। और ये जो यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आज तक कांग्रेस नहीं छोड़ा है तो आप लोग के अंदर वो वफादारी, हिम्मत, ताकत वो सब है कि हम लोग एक कहीं ना कहीं इतिहास रख सकते हैं। आने वाले समय में हमारे पास कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन सामने है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अमित जी कि यहाँ पर एक अच्छी टीम, अच्छे लोग, न्यायी ईमानदार तरीके से काम करने लोगों को मार्गदर्शन करने की जरूर है। लेकिन आप लोग में भी मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर अपना काम समझेंगे, थोड़ा थोड़ा जो वजन भाई थोड़ा थोड़ा अपना भी काम समझना है। सब नेता ही करेगा तो नहीं होगा। अकेले नेता की ताकत आप लोग हैं, नेता की ताकत आप लोग हैं। थोड़ा थोड़ा अगर अपने आप, एक कहानी छोटा, एक कहानी की एक आग लग गई थी एक जगह। नवनिर्मित नियुक्त हमारी बहन भावना मैडम जी, जिनको आज जोशी ने इतने दिल से यहाँ बुलाकर उनका स्वागत किया है। महिला होने का बहुत ही गर्व हो रहा है कि एक महिला पूरे मुंबई की अध्यक्षा, दूसरी महिला नॉर्थ वेस्ट की अध्यक्षा, तीसरी महिला सीमा सिंह जो भी नॉर्थ वेस्ट की महिला अध्यक्ष है। ऐसे हमारे भूतपूर्व क्लाइव डाइस जी जो यहाँ के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, अब मुंबई ने उनको अच्छी पोस्ट दी है, वो हमारे यहाँ के अब मुंबई के उपाध्यक्ष हो गए हैं। हमारे बड़े पिता समान दीक्षित चाचा, बड़े भैया इंदु तिवारी जी और मेरा सबसे लाडला और छोटा भाई अवनीश सिंह जी, मेरे गुरु दो संतोष सिंह जी और मेरे बंधु धनंजय तिवारी जी, जिन्होंने मुझे ढकेल के पार्टी के लिए आगे बढ़ाया कि नहीं, तुम्हारे जैसी महिला की ज़रूरत है पार्टी को, तुम्हारे जैसी महिला की ज़रूरत है पार्टी को। मेरे भैया आनंद भैया, मेरे पिता तुल्य गिरीश, पर मैं उनको भैया बुलाती हूँ पर वो मेरे पिता समान है, गिरीश चौबे जी, चौहान भैया और यहाँ बैठी सारी महिलाएं मेरी जो बहनें हैं, मेरे भाई। मुझे अपना परिचय देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दिलदोशी जब बना 1936 में, तब से मेरे पिता और दादा यहाँ के रहवासी हैं और हम लोग यहीं रहते थे। मेरी पैदाइश इसी दिलदोशी की है, मेरी पढ़ाई लिखाई इसी दिलदोशी से हुई है। शादी करके तो हर लड़की अपने ससुराल जाती है, पर मेरा मायका ही दिलदोशी है। तो जैसे अभी हमारे पत्रकार जी ने पूछा कि आपका महापौर कौन बनेगा, हमारा महापौर हम ही बनाएंगे और मैं ये चाहती हूँ कि कांग्रेस दिलदोशी के हर सीट पर जीत के आए। ये सारे उत्तर भारतीयों की जवाबदारी बनेगी, ये सारे उत्तर भारतीयों की जवाबदारी बनेगी, सारे भाइयों की जवाबदारी बनेगी। और मेरे अन्य भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं, जो दूसरे अगर उत्तर भारतीय हैं, मैं चाहती हूँ उनसे भी निवेदन करूँगी कि इस बार आप लोग बहुत चेतना से, विवेक से अपना वोट दीजिएगा। अपने वोट को चोरी होने को बचाइए, क्योंकि ये पूरी मीडिया के माध्यम से पहुंच गया है। लोग हमारे राहुल गांधी जी ने इसको साबित कर दिया है कि मृतक आदमी भी वोट देने जा रहा है। तो आपको इस चीज की चेतना रखनी है कि हमारा वोट कितना बहुमूल्य है। दूसरा, आपने पूछा कि ये राशन कहाँ जाता है 60 करोड़ जनता। मोदी जी ने युवाओं के, भारत के युवाओं के भविष्य से खेला है 5 किलो राशन देके। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे 5 किलो राशन लेके ऐसे घूमे, पान की दुकान पे घूमे, कि पढ़ाई करें? क्या चाहते हैं आप लोग? पढ़ाई करें, भविष्य उज्जवल करें, अच्छी शिक्षा लें। आपकी बेटे और बेटी, हमारे कांग्रेस में महिलाओं को प्रथम स्थान दिया गया है। बाकी के लोग मनुवादी हैं जो कि अपनी महिलाओं को बाहर नहीं आने देते हैं। शिक्षा की बात तो दूर रही, तो पकौड़ा तले। तो आप सभी लोगों से यही निवेदन है,
आप एक याद रखिएगा, आप इसको काफी अच्छे से वायरल करिएगा कि इस बार हम डंके की चोट पे कहते, चाहे हम यूपी में लड़े चाहे यूपी के बिना लड़े, हम अपना झंडा परचम इस बार महापौर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इसको बहुत अच्छे से वायरल करिएगा और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग एकत्र होकर डिंडोशी में कांग्रेस की अधिक से अधिक सीट लाने की कोशिश करिएगा। चाहे हम भाई में से किसी को टिकट मिले, चाहे हम बहनों में से किसी को टिकट मिले। मैं यही चाहूंगी कि डिंडोशी की एकता, जैसे 10 जनपद के लोग डिंडोशी का नाम लेते हैं, मैं सोचती हूँ पूरे भारत में डिंडोशी का नाम हो कि डिंडोशी की एकता, डिंडोशी की युवाओं की एकता, डिंडोशी के कार्यकर्ताओं की एकता डंके की चोट पे AICC में पहुंचती है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप सब लोग मिलकर एकत्रित होकर कांग्रेस का हाथ और मजबूत करें। मुझे बहुत गर्व है यूथ महिला का, बेसिक महिला का, महिला का। यहाँ हमारी बहन भावना जी आई है। मुझे पूरा विश्वास है कि डिंडोशी जिस तरह से क्लाइव भैया ने आगे लेकर चले गए, ऐसे भावना मैडम इसको दूना आगे लेकर चलेंगी। मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ और भावना मैम को यही अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ पूरी कि हम सब साथ में मिलकर उनके नेतृत्व को आगे बढ़ाएं और अपना झंडा परचम करें, कांग्रेस का झंडा हम लहराएं, ताकि ये लोगों को पता चले कि कांग्रेस हर वार्ड में, हर गली में, हर घर में है।